मल्टीवेरिएट लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाँ मल्टीवेरिएट डेटा में हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं और जो आपका विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है और हटरिंग टी स्क्वायर जो है वो क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं म्यू और सिग्मा के लिए एमएलई फाइंड करने से, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो उसको फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको x1 x2 अप टू xn ये आपको मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं जो कि IID हैं या फिर हम कहें रैंडम सैंपल है फ्रॉम मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ p कंपोनेंट्स म्यू मीन वेक्टर एंड सिग्मा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। जहाँ पे म्यू और सिग्मा है दोनों ही आपके अननोन हैं और इन दोनों को आपको एस्टिमेट करना है। इसके लिए जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है वो एस्टिमेट करना है। और आपका जो तो इसको एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले आपने यूनिवेरिएट केस में देखा होगा कि जब हम मल्टीवेरिएट एस्टिमेशन करते हैं, जब हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड का एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें हम लाइक्लीहुड फंक्शन को सबसे पहले काम में लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला काम है वो है लाइक्लीहुड फंक्शन को फाइंड करना। तो लाइक्लीहुड फंक्शन को यहाँ हम L से डिनोट करते हैं जो होता है आपका प्रोडक्ट, अगर रैंडम सैंपल है तो प्रोडक्ट I1 एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xi। यहाँ पे xi वेक्टर है, एक p×1 का वेक्टर है। ये सारे के सारे जो x1 x2 xn है ना, ये सब के सब p×1 वेक्टर हैं। तो इन p×1 वेक्टर्स का ही जो PDF है, जो मैंने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी आपको बहुत पहले वीडियो में बताई थी, वही वाली डेंसिटी जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट I1 1/2 पाई रेज़ टू पावर p/2 1/2 सिग्मा रेज़ टू पावर हाफ e रेज़ टू पावर -12 xi माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स एंड xi माइनस म्यू। ये हो गई आपकी मल्टीवेरिएट डेंसिटी अपने नॉर्मल p म्यू सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा और चेंज करके लिखेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा? 1/2 पाई रेज़ टू पावर np/2 एंड 1/mod ऑफ सिग्मा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा n/2। उसके बाद e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ हाफ समेशन I1 to n xi माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स xi माइनस म्यू। ठीक है, यूनिवेरिएट केस में हम क्या करते थे, ये सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते थे क्लासिकल अप्रोच में, और लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने के बाद लॉग ले लेते थे उस फंक्शन का और फिर उसको पैरामीटर्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमाइजेशन देखते थे। ठीक है, तो वही चीज़ें हमको यहाँ पे करनी है। सबसे पहले आप अपने लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग लीजिए। तो लॉग ऑफ L यहाँ पे कितना आएगा? लॉग ऑफ L आपके पास आएगा माइनस np/2 log of 2 pi minus n/2 log mod of sigma raised to power n/2 and then mod of sigma ही आएगा ना, n/2 आपने आगे ले लिया तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ हाफ समेशन I1 to n xi माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स xi minus mu. Then what will be our next step? Splitting this quadratic form. कौन सी quadratic form? देखो, इतनी सी जो ये quadratic form है इसको हम बल्कि कहेंगे sum of quadratic form है ना। ये जो इतना सा पार्ट है आपका, इसको अब आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखना पड़ेगा अगर आपको MLE फाइंड करना है तो। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे अपना समेशन ऑफ QI। ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, xi माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स xi माइनस म्यू, इसको आप मान लीजिए कैपिटल QI
और फिर ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, समेशन I1 to N QI। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं। तो फाइनली समेशन I1 to N QI जो आपके पास आएगा वो है समेशन I1 to N XI माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स XI माइनस म्यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए करना क्या है। देखो ये है आपका P क्रॉस 1 वेक्टर। ठीक, ये है आपका P क्रॉस 1 वेक्टर। तो जो XI माइनस म्यू होगा वो फाइनली क्या होगा, P क्रॉस 1 वेक्टर। और जब आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक, तो आपके पास XI माइनस म्यू ट्रांसपोज कैसा वेक्टर आएगा, आपके पास आएगा 1 क्रॉस P वेक्टर। तो 1 क्रॉस P वेक्टर ये है आपका 1 क्रॉस P वेक्टर। सिमिलरली ये आपके पास P क्रॉस 1 वेक्टर, और सिग्मा आपकी मैट्रिक्स होती है P क्रॉस P की, तो इन्वर्स का ऑर्डर सेम रहता है, तो वो आपके पास है P क्रॉस P। तो फाइनली जो QI हमारे पास है XI माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स XI माइनस म्यू, ये आपके पास आता है 1 क्रॉस 1। ठीक है, फाइनली जो इतनी टर्म आती है आपके पास समेशन के अंदर वो 1 क्रॉस 1 आती है। और 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का अगर आप सम भी लेते हैं तो अगेन जो पूरा का पूरा सम है वो भी 1 क्रॉस 1 रहता है। तो फाइनली आपके पास जो पूरा का पूरा समेशन QI आता है वो आपके पास आता है एक 1 क्रॉस 1, बल्कि सिंपली QI जो आता है वो 1 क्रॉस 1 आता है। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लूँ और मुझे पता है उसका ऑर्डर जो 1 है, तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो खुद मैट्रिक्स होती है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का मतलब क्या, मतलब एक नंबर। तो उस नंबर का उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, नंबर इटसेल्फ। तो अगर यहाँ पे ये XI माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स XI माइनस म्यू ये एक नंबर है आपके पास, ठीक है, तो इसके आगे अगर मैं ट्रेस लगा दूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर मैट्रिक किसी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का ट्रेस लिखो या फिर वो मैट्रिक्स इटसेल्फ लिखो, वो सेम बात होती है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसी एक फैक्ट का यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, सिंस आपका QI 1 क्रॉस 1 है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ट्रेस ऑफ XI माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स XI माइनस म्यू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर अलजेब्रा में कि दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, तो उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो ट्रेस होता है वो उनके जो कन्वर्टेड इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है BA, ठीक है, उन दोनों का जो ट्रेस होता है वो हमेशा सेम होता है, मतलब ट्रेस ऑफ AB एंड इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ BA। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, इस मैट्रिक्स को B मान लें, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को आप A मान लें, तो आपके पास क्या बचेगा, ट्रेस ऑफ AB। इसको आप इजीली लिख सकते हैं समेशन I1 to N ट्रेस ऑफ BA। तो B को पहले लिखेंगे XI माइनस म्यू और उसके बाद आपका XI माइनस म्यू ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद देखिए ये जो सम है किसके ऊपर है, I के ऊपर है। इस सिग्मा इन्वर्स पे तो कोई I नहीं है, तो सबसे पहली बात एक ट्रेस को हमें बाहर ले लेना चाहिए। ट्रेस को बाहर कैसे लेंगे, देखो पहले आप क्या करें, इस समेशन को अंदर लेके जाते हैं। ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स समेशन I1 to N
एक्स आई माइनस म्यू और एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज। ठीक है। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत बार बताया है कि इस पर्टिकुलर सम को, ठीक है, इस पर्टिकुलर सम को जहाँ हम चलिए इसको पहले हम स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करते हैं। इतना आपको पता चल चुका है कि हम समेशन क्यू आई को इस लेवल तक लेकर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को स्प्लिट करना है। ठीक है, किन किन में स्प्लिट करना है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को आप लिख लीजिए समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस म्यू और एक्स आई माइनस म्यू ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, हर एक ब्रैकेट के अंदर एक्स बार को एक बार प्लस करना है, मतलब सैम्पल मीन को एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, देन इट विल बी समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस म्यू, और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज। अब आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार को एक साथ एंड देन एक्स बार माइनस म्यू को एक साथ, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार को एक साथ और यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू को एक साथ। तब आपको यहाँ क्या करना है, आपको अच्छे से पता है कि अगर हम दो मैट्रिक्स का सम है उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इन्हीं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स हो गई, ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई, दोनों के प्लस का ट्रांसपोज है तो एक बार ट्रांसपोज इस पे जाएगा प्लस एक बार ट्रांसपोज इस पे जाएगा। तो नेक्स्ट पेज अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को कर देना है ट्रांसपोज लगा के अंदर। तो समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस म्यू, देन ट्रांसपोज को अब हम अंदर लेके जाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज प्लस एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज। अब आपने कुछ नहीं करना है, टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या आएगा, समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो आपके पास आया एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज प्लस दूसरा समेशन आपके पास क्या आएगा, समेशन आई 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका प्रोडक्ट करना है इससे तो वो आपके पास आया है एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज। अगेन थर्ड सम आपके पास कितना आएगा, समेशन आई 1 to n एक्स बार माइनस म्यू का आप करिए एक्स आई माइनस एक्स बार से, तो एक्स आई माइनस एक्स बार इसका हम करेंगे, सॉरी एक्स बार माइनस म्यू का करना था ना, तो एक्स बार माइनस म्यू का हमने किया एक्स आई माइनस एक्स बार ट्रांसपोज से। ठीक है, और एंड में आपके पास आ जाता है समेशन आई 1, उसके बाद जो आपका फाइनल मल्टीप्लाई आएगा वो मल्टीप्लाई आएगा एक्स बार माइनस म्यू और एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज का। तो समेशन
एक्स बार माइनस म्यू और आपका एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज। तो ये जो बड़े से ग्रीन ब्रैकेट में ग्रीन बॉक्स में आपको जो टर्म दिख रही है वो है कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? आपके सैम्पल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का जो न्यूमरेटर होता है वो है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स है जो पी क्रॉस पी की होती है, ठीक। उसके बाद ये जो ग्रीन ब्रैकेट में हमको टर्म दिख रही है ये है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन, सैम्पल मीन। तो ये ज़ीरो होता है। ज़ीरो क्यों होता है? आप समेशन को अंदर लेके जाएंगे तो समेशन आई 1 to n एक्स आई, तो समेशन एक्स आई बनेगा। तो समेशन एक्स आई को आप क्या लिख सकते हैं? एन एक्स बार। फिर इस एक्स बार में तो कोई आई नहीं है तो n इंटू एक्स बार, और इससे क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो जो सब्ट्रैक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस वाली टर्म में भी हम देख रहे हैं कि इस वाली टर्म में तो कोई आई प्रेजेंट नहीं है, समेशन फाइनली जाएगा इसी के ऊपर। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसपोज है तो बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शंस हैं वो 2 कॉलम्स के बीच में ना होके 2 रोज के बीच में हो जाएंगे, लेकिन फाइनली आएगा तो ज़ीरो ही। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? ज़ीरो। तो इस वाली टर्म में आपका ज़ीरो आ रहा है, इस वाली टर्म में भी आपका ज़ीरो ही आ रहा है। तो आपके पास एट द एंड बचेगा क्या? ए प्लस एन एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज, ठीक। तो अब ये फाइनली जो आपके पास बचा है इसको आप रख दीजिए अपने इस वाले जगह पे, ठीक है, समेशन क्यू आई में। तो समेशन क्यू आई आपका क्या था? ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स, और ये वाला जो समेशन है वो। तो लिखते हैं वापस से, समेशन आई 1 to n क्यू आई। तो ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स, उसके बाद सिग्मा इनवर्स कोई सिग्मा इनवर्स के आगे आपका ये वाला सम था, इस सम को हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया इस वाले सम में। तो आपके पास बचता है ए प्लस एन एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स ए प्लस ट्रेस ऑफ एन इंटू सिग्मा इनवर्स एन। एन तो एक क्या बोलते हैं, रियल नंबर है, तो इसको तो ट्रेस के बाहर ही कर देते हैं। ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू और एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज, ठीक है। सिंस मैंने आपको जो पहले प्रॉपर्टी बताई थी ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है, तो इसको आप मान लीजिए ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स ए प्लस एन इंटू ट्रेस ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये आपका एक p क्रॉस 1 वेक्टर 1 क्रॉस p वेक्टर बनेगा। कैसे बनेगा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ये 1 क्रॉस p बनेगा और ये आपका p क्रॉस p बनेगा और ये आपका वापस से p क्रॉस 1 बनेगा। तो फाइनली जो ये पूरी अंदर की जो टर्म है ये आपकी क्या बन जाती है? 1 क्रॉस 1 बन जाती है। अब अगर 1 क्रॉस 1 है तो मतलब एक रियल नंबर है, एक मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का मतलब नंबर इटसेल्फ। तो नंबर इटसेल्फ के ट्रेस का मतलब क्या? मतलब वो नंबर खुद। तो किसी नंबर के आगे आप ट्रेस लगाओ या ट्रेस मत लगाओ, वो नंबर खुद ही आना है। तो यहाँ से इस ट्रेस को हम
रिमूव कर देते हैं। तो आपके पास जो आएगा फाइनली वो है दैट समेशन I 1 to n Qi इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स ए प्लस n इंटू ट्रेस तो हमने हटा ही दिया था क्योंकि 1x1 मैट्रिक्स थी, x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स और x बार माइनस म्यू। अब इसका यूज़ हमको करना कहाँ पे था? इसका यूज़ करना था हमको पहली स्लाइड में, यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने समेशन Qi माना था। देखो इसी को तो हमने समेशन Qi यहाँ पे माना था, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ है आपकी वो है समेशन Qi। तो समेशन Qi की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो पुट करते हैं वैल्यू। log ऑफ L इक्वल्स टू माइनस एन पी बाय 2 log 2 पाई माइनस n बाय 2 log सिग्मा log ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा एंड जो आपका समेशन Qi था वो आपका आ गया माइनस ऑफ n बाय 2 और माइनस ऑफ n बाय 2 के जस्ट माइनस n बाय 2 नहीं, समेशन Qi की जो वैल्यू थी आपके पास कितनी थी? माइनस हाफ के बाद समेशन Qi की वैल्यू रखनी थी। तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस ऑफ हाफ, ठीक। फिर वैल्यू रख दीजिए आप। वैल्यू को रखने के बाद कितना आएगा? ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स ए प्लस एन एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स और एक्स बार माइनस म्यू। उसके बाद यहाँ पे हो गया माइनस एन पी बाय 2 log 2 पाई और माइनस n बाय 2 log मॉड सिग्मा और माइनस ऑफ हाफ ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स है एट द एंड आपके पास क्या बचेगा? माइनस ऑफ n बाय 2 एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू। तो फाइनली ये हमारे पास आ गया हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन, उसका लॉग। हमको क्या करना होता है? हम इन जनरल जो यूनिवेरिएट के अंदर भी इस लॉग फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन करते थे। मतलब अगर आपको म्यू के लिए, आपका पैरामीटर म्यू है, उसके लिए अगर आपको MLE फाइंड करना है तो मतलब आपको इस लॉग फंक्शन के अंदर अपने म्यू की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस log L फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करे, ठीक है। देखो इस टर्म में, ठीक है, इस टर्म में और इस वाले टर्म में कहीं पर भी म्यू नहीं आ रहा है। इस मतलब इस टर्म से तो आपके मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। बच रहा है केवल इतना सा टर्म जिसमें म्यू आ रहा है और उसके आगे भी नेगेटिव है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको म्यू की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो आपके log L को मैक्सिमाइज़ करे और ये ध्यान रखना है कि आगे नेगेटिव भी है। देखो सबसे पहली बात ये है आपकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप अच्छे से जानते हो, एक्स बार नहीं, इन जनरल अगर आप देखा जाए तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जहाँ एक्स कोई एक वेक्टर होता है आपका 1x m का और यहाँ आपको कोई m×m की मैट्रिक्स होती है, ये आपका m×1 का कोई वेक्टर होता है। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे जो x होते हैं, x आपका कोई भी रैंडम वेक्टर हो सकता है आपके आर स्पेस विद p कंपोनेंट्स Rp में से, ठीक है। और उससे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास बनती है। जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है वो अगर आपकी ए मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, जो कि हमेशा होती है, हमारे यहाँ जो सिग्मा है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होती है तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो वैल्यू किसी भी x के लिए या तो 0 के बराबर आती है
या 0 से बड़ी आती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये इस x की जगह x बार माइनस म्यू को अगर मैं सिंपली y वेक्टर रख दूँ, क्योंकि x बार माइनस म्यू भी है वो फाइनली कोई ना कोई वेक्टर ही निकल के आएगा। तो अगर x बार माइनस म्यू को एक बार के लिए मैं y मान लूँ तो एक तरीके से हमारे पास y ट्रांसपोज सिग्मा इन्वर्स y आया है। और सिग्मा अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसका इन्वर्स ऑफकोर्स पॉजिटिव डेफिनेट होता है। तो ये जो पूरी टर्म है इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या आपकी 0 के बराबर, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो एक बात अपने ध्यान रखिए, ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये 0 से बड़ी हुई तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो फिर आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने बड़ी वैल्यू रखी, आपने ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखी इस पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, तो आपका जो ये नेगेटिव पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा और आपका जो लॉग एल है वो मिनिमम हो जाएगा। कि जितना घटाएंगे उतना तो कम ही होगा ना, तो जितना बड़ा आप घटा रहे हैं, जितना बड़ा आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे तो ये मिनिमम होगा। इसलिए बेस्ट क्या रहेगा, आप अपने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो वैल्यू है उसको 0 ही रखें। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 के लिए आप क्या करें, यहाँ पे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log of L put x bar minus mu transpose sigma inverse x bar minus mu equals to 0। ठीक है, तो ये 0 आपका कब होगा, ये आपका 0 तब होगा जब आप अपने म्यू को सैम्पल मीन पुट कर देंगे। मतलब अगर आपने एस्टिमेट किया है तो इसको कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर आप अपने मीन की वैल्यू x बार रख देते हैं तो ये इजीली 0 हो जाएगा और आपका जो log L है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और ये अप्रोच आपकी क्या कहती है कि इस सिंस x बार इज़ मैक्सिमाइजिंग आवर log L फंक्शन देन x बार इज़ MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर म्यू। तो अब अगर आपको म्यू की वैल्यू पता चल चुकी है यहाँ पे, तो अगर मतलब म्यू की जो MLE पता चल चुकी है, तो अब आप इजीली आपका जो सिग्मा का MLE है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप एक log L स्टार फंक्शन फॉर्म कीजिए। ठीक है, log L स्टार फंक्शन। अब ये log L स्टार फंक्शन क्या है, log L स्टार एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप अपने log L की वैल्यू को रख रहे हैं बट विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ म्यू। ठीक, यानी म्यू की एक ऐसी वैल्यू आपको रखनी है जिससे इस log L का मैक्सिमाइजेशन हो। तो ऐसे लाइक्लीहुड फंक्शन को हम यहाँ पे log L स्टार से डिनोट कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पिछले वाला जो log फंक्शन था उसमें आपको म्यू की जगह x बार रखना है। तो यहाँ पे इस log L फंक्शन में अगर मैं यहाँ म्यू की जगह x बार रख दूँगी तो यहाँ ये वाली टर्म तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बचेगी केवल कितनी, n माइनस एन पी बाई टू लॉग 2 पाई माइनस n बाई टू लॉग सिग्मा माइनस हाफ ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस एन पी बाई टू लॉग 2 पाई माइनस n बाई टू लॉग डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा एंड माइनस ऑफ हाफ ट्रेस ऑफ सिग्मा इन्वर्स की। अब देखिए हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि जो हमारे इस सिग्मा का MLE है वो आपका होता है A/n। ठीक है, तो हम अपने सिग्मा को जानते हुए कि हाँ इसको हमको MLE प्रूव करना है,
ठीक है। हम ये प्रूव करेंगे कि लाइक्लीहुड फंक्शन की जो वैल्यू है लॉग एल स्टार, जो इम्प्रूव्ड लाइक्लीहुड फंक्शन है उसका जो मैक्सिमाइजेशन है वो इससे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें प्रूव क्या करेंगे, आप ये प्रूव करेंगे कि अगर मैं लॉग ऑफ एल स्टार निकालूं पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ सिग्मा और ऑब्जर्वेशन माइनस log our proposed value of sigma for MLE a by n x बार, ये आपकी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है यहाँ पे। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि इस सिग्मा के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी जो वैल्यू थी MLE की, आपने सोचा कि चलो वो सिग्मा है। ठीक है, इस सिग्मा के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू रखी, उसको हमने सिग्मा से ही डिनोट किया, तो उसके लिए जो भी लॉग ऑफ एल स्टार आएगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी लॉग ऑफ जो वैल्यू है लॉग ऑफ एल स्टार सिग्मा एक्स माइनस लॉग ऑफ एल स्टार ए बाई एन, वो लेस देन 0 होगी। इसके लेस देन 0 होने का क्या मतलब है कि ये जो लॉग एल स्टार है ये आपका इस वाले से बड़ा है, मतलब ए बाई एन हमारे लॉग एल स्टार फंक्शन को ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर रहा है सिग्मा से। ठीक है, किसी भी अदर वैल्यू ऑफ सिग्मा से ज़्यादा ए बाई एन है वो हमारे लॉग एल स्टार फंक्शन को ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करेगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे ध्यान रखिए आपका जो लॉग ऑफ एल स्टार है वो ये है। तो सबसे पहले लॉग ऑफ एल स्टार सिग्मा एक्स बार ऐसे कैसे रख देंगे, माइनस एन पी बाय 2 लॉग 2 पाई माइनस एन बाय 2 लॉग ऑफ सिग्मा माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स ए। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने फॉर एनी वैल्यू ऑफ सिग्मा रख दी। उसके बाद माइनस किया कि जब सिग्मा जो है उसकी जगह हम ए बाई एन रखें। ठीक, तो ए बाई एन रखेंगे तो क्या आएगा, सिंस हम माइनस कर रहे हैं तो ये जो साइन है वो चेंज होकर प्लस हो जाएगा, एन पी बाय 2 लॉग 2 पाई माइनस एन बाय 2 लॉग ऑफ ए अपॉन एन, और उसके बाद माइनस ऑफ हाफ ट्रेस ऑफ ए अपॉन एन इनवर्स ए। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, आप यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, फिर आपके पास बचा n बाय 2 कॉमन लेंगे, लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a बाई एन, यहाँ पे एक्चुअल में ये ब्रैकेट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो n बाय 2 लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a बाई एन और माइनस लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ c, लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट a बाई एन माइनस लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट सिग्मा। ठीक, और फिर आपके पास बचता है प्लस ऑफ हाफ। देखो 1 बाई एन का इन्वर्स कितना होता है, 1 बाई एन का इन्वर्स होता है n, तो यहाँ पे n तो बाहर आ जाएगा n बाय 2, और आपके पास a इन्वर्स a होता है i। ठीक है, अब a इन्वर्स a आपका i तो बन जाएगा, लेकिन ये किस ऑर्डर का होगा, a आपका है p क्रॉस p ऑर्डर का, और a इन्वर्स भी p क्रॉस p का है, तो फाइनली जो यूनिट मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी p क्रॉस p मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसके डायगोनल में 1 1 है और वो p क्रॉस p की है। ठीक है, तो उसका जो ट्रेस जब आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास आएगा p। ठीक, p क्रॉस p, अगर आप p को p टाइम्स ऐड करेंगे, सॉरी 1 को p टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा p।
तो यहाँ आपके पास आ गया है P, उसके बाद एक n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा n/2 ट्रेस ऑफ सिग्मा इन्वर्स A अपॉन n। ठीक है, सॉरी यहाँ n/2 आपका ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो n/2 को आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आप लिखेंगे ट्रेस ऑफ सिग्मा इन्वर्स A अपॉन n। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करें, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा इन्वर्स यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे, या फिर इसको पहले उल्टे तरीके से करते हैं, अगर मैं यहाँ पे -1 और -1, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये तो +1 बनेगा, और +1 से इस माइनस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस माइनस को, एक माइनस को मैं लेके चली गई डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा के ऊपर। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस, ये जो आपका -1 है और ये जो 1 है, ये आपका क्या बन गया? प्लस बन गया। यहाँ आपका हो गया प्लस, और उसके बाद लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा का इन्वर्स है, वो सिग्मा इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बन जाता है। ये तो आपकी लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये अंदर की साइड इन्वर्स, ये इन्वर्स बन जाएगा, ठीक। तो फाइनली आपके पास कितना आता है? n/2 लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A/n और सिग्मा इन्वर्स। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ AB जो होता है ना, वो डिटर्मिनेंट ऑफ BA होता है, ठीक। तो इस वजह से आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा इन्वर्स A/n। उसके बाद आपका n/2 जो है उसको अलग कर लीजिए, np/2, और n/2 ट्रेस ऑफ सिग्मा इन्वर्स A अपॉन n। अब देखिए हम क्या करें, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, n/2 log सिग्मा रेज़ टू पावर -12 सिग्मा रेज़ टू पावर -12 A अपॉन n, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ BA होता है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को B मान लूँ, इस मैट्रिक्स को A मान लूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा इनवर्स सिग्मा रेज़ टू पावर -12 A, और फिर उसके बाद सिग्मा रेज़ टू पावर -12, ठीक है। तो उस पूरी टर्म को मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, सिग्मा रेज़ टू पावर -12 A सिग्मा रेज़ टू पावर -12, और अपॉन में आपका n हो गया। फिर np/2 को लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद सेम तरीके से ट्रेस ऑफ AB इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ BA होता है, इसीलिए हम इसको भी लिख सकते हैं -n/2, और आपका हो जाएगा ट्रेस ऑफ सिग्मा रेज़ टू पावर -12 A सिग्मा रेज़ टू पावर -12 अपॉन n, और प्लस np/2। तो फाइनली हमारे पास ये जो टर्म है वो आ गई है। अब देखिए आपने क्या करना है, अब बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। आप क्या करें, इस मैट्रिक्स सिग्मा रेज़ टू पावर -12 A सिग्मा रेज़ टू पावर -12 A अपॉन n को लिख दीजिए कोई मैट्रिक्स B, ठीक है। तो फाइनली जो आपका लॉग ऑफ
L स्टार सिग्मा x माइनस log ऑफ L स्टार a बाई एन x, ये फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, n/2 log डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस n/2 ट्रेस ऑफ b। उसके बाद आ जाता है np/2 लेस देन इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है, ठीक है, तो np/2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करें, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर A है और उसकी जो आइगन वैल्यू है λ1 λ2, इसकी जो ऑर्डर है इसका मान लीजिए m क्रॉस m का, तो m क्रॉस m की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसकी कितनी आइगन वैल्यूज़ होती है, उसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं m आइगन वैल्यूज़। तो इसकी λ1 λ2 λm m आइगन वैल्यूज़ हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो हमेशा आता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, और उसका जो ट्रेस निकाला जाए वो हमेशा होता है आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, ठीक। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी जो बी मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने की है, सिग्मा आपका पी क्रॉस पी का, ये आपका पी क्रॉस पी का, ये भी आपका पी क्रॉस पी का, ठीक। तो फाइनली आपके पास पी क्रॉस पी की ही कोई मैट्रिक्स आएगी, तो ये जो बी बनेगा वो आपका पी क्रॉस पी का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसकी पी आइगन वैल्यूज़ होंगी आपके पास। तो जो आपने मान ली है कि यहाँ पे λ1 λ2 और λ p है, तो आप लिख क्या सकते हैं, n/2 log ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, p आएगी, p आइगन वैल्यूज़ हैं आपके पास, और उसके बाद ट्रेस होता है समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़, और आपका np/2 आ गया। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, n/2 समेशन i1 to p log ऑफ लैम्डा i, n/2 को आप पूरे में से कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपका आ जाएगा समेशन i1 to p लैम्डा i प्लस p, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ठीक है, p आपके पास आ गया, तो अब आप यहाँ पे क्या करें, इस समेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं -n/2, या फिर इसको ऐसे मत लीजिए, ये जो आपका p बचा हुआ है ना, ये जो p है इसको आप देखो समेशन i1 to p1, ये आपका p होता है। इसका मतलब क्या है कि आप 1 को p टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो इस p की जगह मैं लिख सकती हूँ समेशन i1 to p1, और फाइनली इसको लिख सकते हैं n/2 समेशन i1 to p log ऑफ लैम्डा i माइनस लैम्डा i प्लस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रियल एनालिसिस लगाना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू log ऑफ लैम्डा i प्लस 1 है, कि क्या ये जो वैल्यू है वो कैसी है, मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, ये जो लैम्डा i हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे लैम्डा i 3 पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस के प्रोडक्ट हैं। जो प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव डेफिनेट, ये पॉजिटिव डेफिनेट, और जो कैपिटल A होता है, ठीक है, वो तो सम ऑफ स्क्वायर्स ही होता है, तो वो तो पॉजिटिव डेफिनेट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, और जो A होता है, A आप देखिए A की फॉर्म कैसी होती है, ये आपका A होता है, ठीक है। ये आपका बनता क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स बन सकता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या
पॉजिटिव होगी। तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आता है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स बनती है। तो जब सिग्मा तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है ही, ये भी सिग्मा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और ए भी आपका पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। तो 3 पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो भी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है। ठीक, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो या तो 0 हो सकती हैं या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती हैं। तो मतलब लैम्डा आई जो है वो या आपका 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये तो पता चल गया। अब एक फंक्शन मैं यहाँ पे मान लेती हूँ एफ ऑफ लैम्डा आई, और एफ ऑफ लैम्डा आई आपका है लॉग ऑफ लैम्डा आई माइनस लैम्डा आई प्लस 1। और आपको जब मैक्सिमाइजेशन दिखाना होता है कि इसका जो मैक्सिमम, इसका मैक्सिमा क्या है, तो आप क्या करते हो, डेल एफ अपॉन डी लैम्डा डेल लैम्डा आई। तो आपके पास कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा आई प्लस 1, सॉरी माइनस 1। और इसको जब आप 0 रखोगे तो लैम्डा आई इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा 1। उसके बाद डेल स्क्वायर डी ऑफ लैम्डा आई आपके पास कितना होता है, वो आपके पास होता है -1 अपॉन लैम्डा आई स्क्वायर। अब सिंस लैम्डा आई जो है वो या तो 0 है और या फिर आपका 0 से बड़ा है। 0 है तब भी पॉजिटिव है क्योंकि इनफाइनाइट आएगा, और अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तब भी इसका टर्म पॉजिटिव है। मतलब केवल 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की बात कर रही हूँ, केवल 1 अपॉन लैम्डा आई स्क्वायर वो है पॉजिटिव। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा आई स्क्वायर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। हमेशा ये जो टर्म है वो लेस देन 0 होगी। तो अगर डी स्क्वायर आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आता है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव पे से जो आपको लैम्डा आई की वैल्यू मिलती है वो आपको मैक्सिमा देती है। तो मैक्सिमा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 रखिए, तो लैम्डा आई की जगह जब आप 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा मैक्सिमा। तो एफ ऑफ लैम्डा आई इक्वल्स टू 1, लॉग 1 आपका 0, यहाँ -1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप सोचिए इस स्पेसिफिक फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो ही 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 0 है। तो ये जो फंक्शन होगा ये आपका कैसा होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी इसकी बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। केवल हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन 0 दे, बट ओवरऑल ये जो फंक्शन है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस वजह से ये जो सम है ये भी हमेशा आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और यही जो है हमारा गोल है। ठीक है, और इससे हमको क्या पता चलता है, फाइनली इसी से हमको पता चलता है कि हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया कि लॉग ऑफ एल स्टार सिग्मा एक्स बार माइनस लॉग एल स्टार ए बाई एन एक्स, ये जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है। मतलब ये जो टर्म थी वो बड़ी थी, मतलब ए बाई एन है वो मैक्सिमाइज कर रहा था आपके लॉग एल स्टार फंक्शन को ज़्यादा सिग्मा से। तो सिंपली प्रूव हो गया कि सिग्मा इक्वल्स टू ए बाई एन, मतलब समेशन I1 to n xi माइनस एक्स बार और xi माइनस एक्स बार ट्रांसपोज 1/n। ये आपका क्या होता है, MLE फॉर सिग्मा। और सिंस एस्टिमेट किया है इसलिए यहाँ पे कैप लगा देना चाहिए। सिग्मा कैप इक्वल्स टू A/n इज़ MLE फॉर सिग्मा। सो इतना सिंपल इस MLE का प्रूफ था। ठीक, अब अगर हमको इसी म्यू और सिग्मा के लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने फर्स्ट स्लाइड पे जाइए। फर्स्ट स्लाइड पे आपको ये लाइक्लीहुड फंक्शन आपने बना दिया था -NP, सॉरी यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे, ये वाली जो स्टेप है ना, इसके अंदर इसको आप समेशन QI लिख सकते हैं। लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है हमको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए। ठीक है, केवल लाइक्लीहुड की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइक्लीहुड में जो ये वाली स्टेप है ये हमारे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स को
फाइंड करने के काम आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1/2π⁴ लाइक्लीहुड आपका L है, वो आपका हो गया 1/2π⁴ और 1/σ⁴n/2। उसके बाद e⁻²। अब आप देखिए, अब हमको चेंज करना है, ये वाली जो टर्म है समेशन xi माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स xi माइनस म्यू, ये आपकी क्या होती है समेशन qi। और समेशन qi की वैल्यू ऑलरेडी आप क्या फाइंड कर चुके हैं, ये वाली फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी वाली वैल्यू को हमको आप अपने समेशन qi की जगह रखना है। जब उसकी जगह आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e⁻½ n x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू, और उसके बाद आपका ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स a, ठीक है। तो उसके बाद इस पूरे के पूरे को एक बार k लिख दो, इतना बार बार लिखना पड़ता है, उसको मैं कोई कांस्टेंट k लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे आपका बचता है e⁻½ n x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू प्लस। अब आप देखिए, आपको पता है जो सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है, सैम्पल वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स जिसको हम S से डिनोट करते हैं, वो आपकी क्या होती है 1/n-1 a। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई n-1 a। तो इसमें a की जगह आप n-1 a S रखेंगे तो n-1 तो ट्रेस के बाहर आ जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा n-1 ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स S। अब आप लगा दीजिए अपनी फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम आपसे क्या कहती है कि अगर आप अपनी लाइक्लीहुड फंक्शन को इस तरीके से स्प्लिट कर दें, मतलब आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन है आप कई बार पढ़ चुके हैं, उसको आप अपने पैरामीटर्स जो भी θ1 θ2 θk हैं, उनके जो भी एस्टिमेटर हैं, ठीक है, उसका उनसे बनने वाला जो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय केवल ऑब्जर्वेशन से बनने वाला फंक्शन, अगर आप अपने लाइक्लीहुड को इस फॉर्म में दिखा देते हैं तो आपका जो ये θ1 कैप θ2 कैप ये सब है ना, ये आपके पैरामीटर्स के लिए सफिशेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फंक्शन है, जो आपका L लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ x बार, या फिर आप पहले पैरामीटर्स लिखिए, म्यू सिग्मा, म्यू का एस्टिमेट x बार और सिग्मा का एस्टिमेट s, ठीक, s और h। अब यहाँ पे h ऑफ x जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो बाय नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम x बार एंड s आर जॉइंटली सफिशिएंट, सिंगल सफिशिएंट नहीं है, जॉइंटली सफिशिएंट फॉर म्यू एंड सिग्मा। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन है, वो क्या है, वो कंडीशन ये है कि अगर आपका सिग्मा आपको गिवन होता है, ठीक, तब तो आपका x बार है, मतलब इसकी नोन वैल्यू आपको पता है, तब आपका जो x बार होता है वो आपका सफिशिएंट हो जाता है म्यू के लिए। लेकिन अगर आपका म्यू गिवन है, ठीक है, म्यू अगर गिवन है तो आपका s जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है सिग्मा के लिए। तब क्या चीज़ सफिशिएंट होती है, तब आपकी होती है 1/n-1, n-1 नहीं बल्कि n ही लिखूँ, 1/n समेशन i1 to n। यहाँ पे जानते हो n-1 भी लिखोगे तब भी सफिशिएंट होगा, और जो n लिखोगे तब भी सफिशिएंट होगा। बस यहाँ पे जो वैल्यू है
वो आपकी इस तरीके से आ जाती है, म्यू आ जाता है उसकी जगह। ठीक है, तो ये यहाँ पे सफिशेंट है सिग्मा के लिए, तब आपका एस जो है वो सफिशेंट नहीं होता है। और कंडीशन क्या है कि जो म्यू है अगर वो दिया हुआ होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू म्यू की, जैसे म्यू नॉट है वो दी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे 1/n-1 लिखोगे तो वो भी सफिशेंट होगा आपके सिग्मा के लिए। तो ये था आपका सफिशेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर म्यू एंड सिग्मा। ध्यान रखिए यहाँ पे जो ये एक्स बार और एस निकले हैं ये कंप्लीट सफिशेंट भी हैं। ठीक है, और केस क्या है कि कंप्लीट सफिशेंट कब है, जब म्यू और सिग्मा दोनों के दोनों अननोन हैं। ध्यान रखना, नोन है तब का नहीं कह रही हूँ, केवल जब अननोन है तब जो एक्स बार एस है वो कंप्लीट सफिशेंट है म्यू और सिग्मा के लिए। पिछले वाले सेशन में हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं वो छूट गए थे, तो देखिए वो रिज़ल्ट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका एक्स जो है, ठीक, एक्स वेक्टर जो p×1 का है वो आपका नॉर्मल म्यू और सिग्मा को फॉलो कर रहा है, देन एक्स ट्रांसपोज ए एक्स विल फॉलो chi-square distribution with degree of freedom R and non-centrality parameter 1/2 mu transpose A mu। तो x ट्रांसपोज एक्स एक आपका नॉन सेंट्रल chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम R एंड नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर दिस इफ A सिग्मा इज आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ पे R क्या है, R आपकी है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस फर्स्ट रिज़ल्ट से बहुत सारी कॉरोलरीज हैं, रिज़ल्ट्स हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं। तो जो आपका सेकंड रिज़ल्ट है वो आपसे क्या कहता है कि अगर हमारा जो x है वही p×1 ही चलेंगे वेक्टर्स हमेशा, तो अगर वो नॉर्मल p को फॉलो कर रहा है और म्यू तो सेम है, बट जो वेरिएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो है आपकी सिग्मा स्क्वायर i, तो आपका रिज़ल्ट इससे क्या बन सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर x आपका नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, ठीक, तो x अपॉन सिग्मा ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं अपने एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल वेक्टर के लिए। ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू अपॉन सिग्मा और i को। ठीक है, इस वेक्टर को आप मान लीजिए यहाँ पे y वेक्टर, और इस y की जो फॉर्म है वो आपकी इस तरीके से दी हुई है y1 y2 yp। सिंस इस y के लिए जो वेरिएंस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकल के आ रही है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो जो यूनिट मैट्रिक्स है मतलब सारे के सारे जो कोवेरिएंस पार्ट है वो तो ज़ीरो है, तो इस वजह से सारे के सारे जो y हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम कंपोनेंट वाइज इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मतलब हर एक yi का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो yi आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल यूनिवेरिएट नॉर्मल विद मीन म्यू आई एंड जो वेरिएंस है वो है आपका यूनिट वेरिएंस। तो अब अगर आपने जो नॉन सेंट्रल chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है तो उसमें आपको साफ पता चलेगा कि अगर कोई भी वेरिएट जो इस तरीके से आपकी जो सारे yi है वो अगर इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और वो नॉर्मल म्यू आई और स्पेसिफिकली यूनिट वेरिएंस से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो समेशन yi स्क्वायर जो होता है वो आपका फॉलो करता है chi स्क्वायर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने आपके पास yi's हैं i1 to p हैं, तो यहाँ पे chi स्क्वायर p हो जाएगा। और नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर आपके पास होता है हाफ समेशन म्यू आई स्क्वायर, और i जो है वो 1 to p। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस समेशन y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं y ट्रांसपोज y, एंड इस समेशन म्यू आई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं म्यू ट्रांसपोज म्यू। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे म्यू अपॉन सिग्मा था तो यहाँ पे भी म्यू आई अपॉन सिग्मा होगा, तो यहाँ पे म्यू आई अपॉन सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे
आपका हो जाएगा म्यू ट्रांसपोज म्यू सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पे हाफ। तो नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर आपके पास फाइनली आ गया ये वाला। अब देखिए वाई ट्रांसपोज होता क्या है, वाई ट्रांसपोज आपके पास हुआ एक्स अपॉन सिग्मा का ट्रांसपोज और एक्स अपॉन सिग्मा, मतलब ये वेक्टर लगा लेना, यहाँ पे ये वेक्टर्स हैं इसीलिए। तो एक्स अपॉन सिग्मा का ट्रांसपोज एक्स अपॉन सिग्मा विच इज़ नथिंग बट एक्स ट्रांसपोज एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपका फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद p डिग्री ऑफ फ्रीडम, अ नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद p डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर हाफ म्यू ट्रांसपोज म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड रिज़ल्ट है वो डिराइव होगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड रिज़ल्ट की तरफ। अब आपका जो थर्ड रिज़ल्ट है उसमें हम क्या करेंगे, आपके जो सिग्मा मैट्रिक्स है उसको आप रख देंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक, सिंपली आई, और वो कितने ऑर्डर कितने क्रॉस कितने की होगी, p क्रॉस p की। तो अगर x आपका ऐसा है, ठीक है, तो आपका x डैश a x वो फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड नॉन सेंट्रल पैरामीटर आपका वो वाला हो जाएगा म्यू ट्रांसपोज ए म्यू अपॉन 2 इफ़ एंड ओनली इफ a इज़ आइडेम्पोटेंट। इसमें हमने कुछ किया भी नहीं है, केवल जो ये सिग्मा है इसको आपने आई पुट किया है, तो यहाँ पे बस सिग्मा की जगह आई होगा तो ए आपका आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। बाकी सारा जो रिज़ल्ट है तो सेम है ही। यहाँ जो आर है उस आर, ये आर क्या होगी आपकी, वही रैंक ऑफ ए हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका रिज़ल्ट है वो आपसे क्या कहता है कि अगर आपका एक्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद p कंपोनेंट, जिसका जो मीन है, मीन वेक्टर आपका 0 हो जाता है, और जो मैट्रिक्स है, जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो आपकी होती है आई, ठीक है। वो अगर आपके पास आई होती है तो x डैश x ट्रांसपोज ए एक्स आपका काई स्क्वायर r को फॉलो करेगा, वेयर r इज़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इफ़ इज़ आइडेम्पोटेंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सिग्मा कर देंगे, इस आई की जगह अगर आप सिग्मा कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ए की जगह ए सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए सिग्मा स्क्वायर आई रखते और यहाँ पे भी 0 रख देते तो कुछ भी चेंज नहीं आता, केवल यहाँ पे रैंक का एक थोड़ा सा देखना पड़ता हमको। मतलब रिज़ल्ट को मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे कि अगर x जो है, ठीक है, ये रिज़ल्ट नंबर कौन सा है आपका, ये है रिज़ल्ट नंबर 5। तो रिज़ल्ट नंबर 5, अब जो फिफ्थ रिज़ल्ट है आपके पास वो आपसे क्या कहता है कि अगर x आपका फॉलो करे नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर आई को, ठीक है। तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर आई, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि x अपॉन सिग्मा ये फॉलो कर लेता है नॉर्मल 0 और आई को। अब इस x अपॉन सिग्मा है, इसको एक नया वेक्टर आप मान लीजिए y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन सिग्मा। अब आप अप्लाई कर दीजिए अपना फर्स्ट रिज़ल्ट। फर्स्ट रिज़ल्ट आपसे क्या कहता है कि कोई भी वेक्टर अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा को फॉलो कर रहा है तो x ट्रांसपोज ए एक्स वो आपका इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात वो क्वालिटिक फॉर्म हमको बनानी पड़ेगी x ट्रांसपोज ए एक्स वाली। तो y ट्रांसपोज ए वाई मैंने बनाई है, तो वो मेरे पास कितनी आई थी, x अपॉन सिग्मा ट्रांसपोज। ध्यान रखिए यहाँ x एक वेक्टर है, कोई एक रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो x अपॉन सिग्मा ट्रांसपोज ए
एक्स अपॉन सिग्मा, तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो और ध्यान दीजिए इस एक्स वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास कितना आएगा, वो तो आपके पास यहाँ ज़ीरो, यहाँ वाई का जो मीन है वो ज़ीरो है और जो वाई का वेरिएंस कोवेरिएंस है वो आई है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले रिज़ल्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था म्यू नॉन सेंट्रल मतलब आपका नॉन सेंट्रल पैरामीटर ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ इनिशियली ज़ीरो दिया हुआ है, तो नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर तो आपका गायब हो गया। ठीक, तो आपका बस बचेगा काई स्क्वायर आर, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ वहाँ क्या था, ए सिग्मा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे अगर हम y के लिए बना रहे हैं तो y के लिए बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका a इंटू आई आएगा, तो a इंटू आई मतलब a, इफ़ a इज़ आइडेम्पोटेंट। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म से जुड़े हुए रिजल्ट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। एग्ज़ाम्स में खासकर CSIR वगैरह में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आपके यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में काई स्क्वायर के ही एनालॉगस होता है, लेकिन वो किस तरीके से होता है वो हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे ना तो हम उस चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले यूनिवेरिएट केस में हम देखते हैं। यूनिवेरिएट में केस में क्या होता है कि आपके पास x1 x2 और xn, ठीक है, इस तरीके से आपको जो n ऑब्जर्वेशंस दी हुई होती हैं, और ये अगर रैंडम वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई हो तो हम ये कहते हैं कि x1 x2 xn, ठीक है, इस तरीके से n ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है। तो अगर हम ये कहें कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन रैंडम सैंपल हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल, ज़ीरो और सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है, अगर ऐसा है देन आपको अच्छे से पता है कि समेशन, ध्यान रखिए रैंडम सैंपल है तो सारी IID हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो समेशन I1 to n xi माइनस ज़ीरो अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको कहूँ समेशन I1 to n xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करेगा आपका काई स्क्वायर n को। अब अगर इस सिग्मा स्क्वायर को यहाँ से निकाल के और इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो समेशन I1 to n xi स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, सिग्मा स्क्वायर टाइम्स काई स्क्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, क्योंकि ये तो स्केलर था, एक क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको विशार्ड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, विशार्ड की फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है कि यदि मैं इसी को लिखती विशार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, तो मैं लिखती दिस डिस्ट्रीब्यूशन दिस स्टैटिस्टिक फॉलोज विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मतलब यहाँ पे हर एक जो x1 x2 xn है ये एक 1 क्रॉस 1 का वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स आपके किस फॉर्म के होते हैं, p क्रॉस 1 के होते हैं, तो यहाँ p की जगह आपका क्या है 1 है, तो ये जो p लिखा जाता है ना वो यहाँ 1 है, तो ये है उसका ऑर्डर, p होता है वो ऑर्डर होता है। तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद ऑर्डर 1, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, जो आपके इस काई स्क्वायर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, ठीक है, तो वो आपके पास हो गई n, और जितने मल्टीपल टाइम्स आपका ये काई स्क्वायर है यानी सिग्मा स्क्वायर टाइम्स, तो वो आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो ये तो आपका हुआ किस केस में, जब आप यूनिवेरिएट केस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी चीज़ को मुझे सीखना हो मल्टीवेरिएट के केस में, तो मल्टीवेरिएट के केस में हम क्या करेंगे, x1 x2
और इसको मैं पहले अच्छे से लिख देती हूँ, डेफिनेशन ऑफ विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन ऑफ विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन ऑफ विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हम यूनिवेरिएट केस में फॉलो कर रहे थे, x1, x2 और xn, ठीक है। n मल्टीवेरिएट आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, मल्टीवेरिएट नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस हैं, जहाँ हर एक xi है वो ध्यान रखिए p×1 का एक वेक्टर है। ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल p, ज़ीरो और सिग्मा को। ज़ीरो एक वेक्टर है p×1 का, सिग्मा एक मैट्रिक्स है p×p की। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ये मीन है उसका ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं कि हम ज़ीरो कैसे बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपका ज़ीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक डेफिनेशन विशार्ड की यही कहती है कि जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो आपके ज़ीरो मीन को फॉलो करें। हमने यूनिवेरिएट केस में भी देखा था, यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशंस मानी थी वो थी जिनका जो मीन था वो ज़ीरो था। उसके बाद सिंपली वहाँ पे समेशन xi स्क्वायर जो था, ठीक है, समेशन xi स्क्वायर की जगह वहाँ पे क्या था, समेशन xi स्क्वायर। आप यहाँ तो xi स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, समेशन i1 to n xi ट्रांसपोज। ध्यान रखिए ये जो xi ट्रांसपोज होता है इसको हम डिनोट कर देते हैं m से। m एक मैट्रिक्स है, m एक मैट्रिक्स है जो p×p की होती है, ठीक है। तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोई कॉलम या रो वेक्टर नहीं है या कोई 1×1 की मैट्रिक्स नहीं है, ये एक p×p मैट्रिक्स, p×p ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यानी जब आप विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रैंडम वेरिएबल देखेंगे तो वो रैंडम वेरिएबल होगा आपका p×p का एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो m इक्वल्स टू समेशन xi ट्रांसपोज। अब ये कुछ इसकी जो फॉर्म है उसको देखने से पहले इसको एक दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मैं एक ऐसे मैट्रिक्स बनाऊं जिसको मैं डिनोट करूं x से और इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास हो p×n का, ठीक है, जिसमें पहला जो वेक्टर हो, पहला जो कॉलम हो वो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल हो, दूसरा जो कॉलम हो वो आपका सेकंड रैंडम वेरिएबल हो और तीसरा जो कॉलम हो वो nth रैंडम वेरिएबल हो। ध्यान रखिएगा हर एक जो आपका वेक्टर है वो p×1 का है। तो इस मैट्रिक्स में रो आएंगी आपकी p और जो कॉलम्स आएंगे वो आएंगे n। तो जो x मैट्रिक्स बनती है वो आपके पास बनती है p×n की एक मैट्रिक्स। अब आप खुद सोचिए, समेशन समेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर मैं करूं x ट्रांसपोज, ठीक है, तो x ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, इसी का तो ट्रांसपोज हो रहा है। अगर मैं इस वाले वेक्टर का ट्रांसपोज करूँगी तो क्या आएगा, x1 ट्रांसपोज, x2 ट्रांसपोज और xn ट्रांसपोज और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कंपोनेंट वाइज। तो आपके पास क्या आएगा, x1 ट्रांसपोज प्लस x2 ट्रांसपोज एंड सो ऑन xn ट्रांसपोज। तो ये जो सम बनेगा वो तो यही बन रहा है, दैट मीन्स x ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू समेशन xi ट्रांसपोज विथ वेयर x इज अ मैट्रिक्स विद कॉलम्स। कॉलम्स क्या हैं यहाँ पे, कॉलम्स हैं आपके रैंडम ऑब्जर्वेशंस, मल्टीवेरिएट रैंडम ऑब्जर्वेशंस।
जो p×1 की है। तो यही है आपका विशार्ट रैंडम वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा, विशार्ट रैंडम वेरिएबल एक p×p की जो मैट्रिक्स है, और वो जो p×p की मैट्रिक्स है वहाँ जो p है वो क्या है, आपकी जो इनिशियल जो ये डिस्ट्रीब्यूशंस थे ना, इनका कितने टपल के एलिमेंट थे ये। तो यहाँ p टपल के थे, तो आपके पास p×p की मैट्रिक्स बनेगी विशार्ट। अब इसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा वो हमको यहाँ पे देखना चाहिए, पर चलिए वो चीज़ें बाद की हैं, उनको हम क्वेश्चन से सीखेंगे। यहाँ पे सीखेंगे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका जो PDF होता है वो कैसा होता है। तो PDF इसका होता है, अगर f(m) इसका जो PDF निकाला जाए, जहाँ m क्या है आपका एक विशार्ट रैंडम वेरिएबल है, तो वो होता है 1/2 NP/2 1/Γ P(n/2). Γ P(n/2) आपके पास क्या है, ये एक मल्टीवेरिएट गामा फंक्शन है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करते हैं। 1 डिटर्मिनेंट की पावर n/2 और डिटर्मिनेंट m -1/2 और एक्सपोनेंशियल, ये प्रोडक्ट में ही चल रहा है इसके आगे, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल -12 ट्रेस ऑफ सिग्मा इनवर्स m। जहाँ जितनी भी जगह m लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिए वो m है, वो मैट्रिक्स ही है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका PDF निकल कर आता है। और ये जो आपका होता है ये मल्टीवेरिएट गामा फंक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इन जनरल उसकी फॉर्म होती है Γ P α, और उसको हम लिखते हैं पाई, ये मेरा पाई भी ढंग से नहीं बनता, पाई = P(p−1/4) एंड प्रोडक्ट ऑफ I1 to n गामा ऑफ अल्फ़ा -I-1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो PDF है वो आपके विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो अब विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आपने PDF निकाल लिया। देखिए एक रिज़ल्ट है ना, एक जो रिज़ल्ट है वो अब यहाँ पे हमने ये तो बताया नहीं कि इस m को हम किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करेंगे। ठीक है, जैसे आप x को बोलते हो ना कि x अगर नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो x फॉलोइंग नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो ऐसे m को कैसे लिखेंगे। m को इस तरीके से आप लिखते हैं, m फॉलोज विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद ऑर्डर p एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होती हैं, जितने आपके पास ये रैंडम ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो वो कितनी रैंडम ऑब्जर्वेशन है, n, तो आपका हो गया यहाँ पे n, और सिग्मा आपका क्या है यहाँ पे सिग्मा, तो सिंपली सिग्मा। यहाँ जो m है वो विशार्ट p एंड सिग्मा को फॉलो करता है। तो इसी तरीके से आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे शो करते हैं। एक और बात, इसके बाद एक जो रिज़ल्ट है, आपने अगर सैम्पल वेरिएंस कोहेरेंस मैट्रिक्स में आपने देखा कि वो A/n-1 इस तरीके से लिखी जाती है, तो वो जो A का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी विशार्ट होता है। ठीक है, तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पहले कुछ रिजल्ट्स हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे एंड देन हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बट अभी थोड़े से बोर ना हो तो उसके लिए पहला एक क्वेश्चन करते हैं विशार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब आप क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपका क्वेश्चन ये कहता है कि v = x(y)(z) ये आपका विशार्ट टू n(i) को फॉलो करता है। ठीक है, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है x/5 4/5 y + z का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, देखिए यहाँ पे n की जगह तो n ही दिया हुआ है, मतलब जो इनिशियल आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वाला, आपके पास n ही मल्टीवेरिएट नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, तो अगर आपके पास n मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशन है और हर एक का जो
कितने टपल की हैं वो ऑब्जर्वेशन, उनका जो एंट्रीज उनमें कितनी है, वो है 2 एंट्री एक एक मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशंस में है। तो आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो कुछ इस टाइप की हैं, x11, x12, सेकेंड एंट्री है आपकी x21, x22 एंड देन xn1 और xn2, इस टाइप की आपकी एंट्रीज़ हैं। ये आपका है x1, ये आपका है x2 और ये है आपका xn। तो टोटल आपके पास n मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशन है। अब जो विशार डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनता कैसे है, विशार डिस्ट्रीब्यूशन आपका बनता है इस तरीके से, जिसको हम m मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम v मैट्रिक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो v इक्वल्स टू होती है समेशन i1 to n xi ट्रांसपोज। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हर एक वेक्टर का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है। तो ज़रा धीरे धीरे ध्यान से इन मल्टीप्लाइज को खुद से कीजिए तो पता चलेगा कि एट द एंड हमारे पास फॉर्म क्या आ रही है। देखो यहाँ पे x1 को सिंपली x1 को x1 ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है। मैं जस्ट इस v को लिख रही हूँ, v जो है उसको लिखा गया है x1 ट्रांसपोज प्लस x2 ट्रांसपोज एंड एट द एंड xn ट्रांसपोज। यहाँ पे ये हर एक वेक्टर है 2x1 का। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ज़रा देखिए आपके पास क्या आएगा। ये मैट्रिक्स आपके पास हुई 2x1 की, ये आपके पास हुई 1x2 की, तो टोटल आपके पास कितने की आएगी, वो आपके पास आएगा 2x2 की एक मैट्रिक्स। तो वो आपके पास क्या आएगी, देखो सबसे पहले x11 का x11 से मल्टीप्लाई, तो वो आया x11 स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना आएगा x11 का x12 से मल्टीप्लाई, उसके बाद x12 का x11 से मल्टीप्लाई और लास्ट में x22 का x12 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद x21 स्क्वायर, x21, x22, फिर x22, x21 एंड एट द एंड x22 स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास आता है xn1 स्क्वायर और xn1, xn2, xn1 और लास्ट में xn2 का होल स्क्वायर, और ये भी एक मैट्रिक्स आपके पास बन जाती है। इस पूरी मैट्रिक्स का जब हम सम करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, x11 स्क्वायर, x21 स्क्वायर प्लस xn1 स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस v मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन i1 to n x, देखो सबस्क्रिप्ट में, देखो सबस्क्रिप्ट में केवल 1 और 1 चेंज नहीं हो रहा है, केवल जो आपके इनिशियल में आ रहा था ना 1, 2 एन, यही चेंज हो रहा है, तो समेशन इसी के ऊपर लगेगा। तो वो आपके पास हो गया i1 स्क्वायर। उसके बाद समेशन i1 to n, यहाँ पे क्या हो रहा है x11, x12, अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 चेंज नहीं हो रहा है, 1 और यहाँ पे भी 1 हो रहा है, और यहाँ का 1 चेंज नहीं हो रहा है। इसमें आपके पास समेशन जो लगेंगे वो 2 लगेंगे। अब सेकंड सम में आप देखिए, सेकंड सम में क्या हो रहा है, देखो आपके यहाँ पे एक दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 2 है,
वो कहीं किसी भी सम में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी वही 1, यहाँ पे भी वही 2, यहाँ पे भी वही 1 और वहाँ पे भी वही 2। ठीक है, केवल चेंज किस में हो रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं, यहाँ पे n n आ रहे हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x और x। अब चेंजेस किस में नहीं हो रहे हैं वो देखो, यहाँ पे आपका i तो आपका चेंज केवल यहाँ और यहाँ हो रहा है, तो xi1 xi2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास xi1 xi2 और सेम तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका समेशन xi2 xi1, एक ही बात है वैसे, और यहाँ पर आ जाएगा समेशन i1 to n xi2 स्क्वायर। अब इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे ये जो i दी हुई होती है, ठीक है, यानी आप अपने इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन विशार्ट में देखिए, तो विशार्ट के अंदर जो ये सिग्मा दिया हुआ होता है, ठीक है, ये सिग्मा कौन सा सिग्मा होता है, जो इन सारे xi's की वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होती है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो ये i दिया हुआ है ना, ये i आपके xi's की वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। तो आपने क्या करना है, इतना सोच लेना है कि अगर हर एक xi जो है जिसकी फॉर्म आपकी दी हुई है xi1 और xi2, यही फॉर्म है, आप चाहे खुद देख लीजिए, xi1 xi2 xi1 xi2, इसी टाइप की जो फॉर्म है उसका अगर वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ये xi1 और xi2 थे ना, वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अब अगर ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और हमको इतना भी पता है कि ये जो सैंपल लिया जाता है ये वाला, ये तो एक रैंडम सैंपल ही होता है, ठीक है, तो ये सैंपल अगर आपका रैंडम सैंपल है, अगर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोलना मैं भूल गई हूँ जब ये समझाया हो कि ये जो सैंपल है वो एक रैंडम सैंपल है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लीज़ उस चीज़ को वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो पूरा सैंपल है ये आपका इंडिपेंडेंट सैंपल होता है। ठीक, उसके बाद xi1 xi2 से इंडिपेंडेंट है, और दूसरी बात हर एक जो x1 x2 और xn है वो भी आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ध्यान से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। आपके पास xi1, ठीक है, xi1 एक ऐसा वेरिएट आपको दिया हुआ है जिसका जो मीन है, ठीक है, मीन है वो आपका 0 है, और जो इसका ध्यान रखिए xi1 यहाँ पे मीन आपको जो हर एक xi के लिए जो मीन वेक्टर दिया हुआ था वो 0 दिया हुआ था, इसलिए हर एक xi का जो मीन है xi1 है xi2 का वो 0 ही होगा। तो नॉर्मल 0 और वेरिएंस तो आपका A1 होता ही है, तो हर एक xi1 और xi2 ये सब के सब नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ज़रा देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि आपको इस u = x/5 + 4/5 y + z का डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइंड करना है, और x y z आपको दिए हुए हैं। तो ये जो है वो है आपका x, ये जो है आपका y, ये भी y, और ये आपका z। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, u = x/5 + 4/5, 4 को ढंग से लिख देती हूँ मैं,
4/5 y प्लस जेड, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जाए। चलिए पहले एक बार ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड की वो आप विशार्ट मैट्रिक्स से देख लीजिए, वो आपके पास हैं समेशन i1 to n xi1 स्क्वायर प्लस 4 y की वैल्यू कितनी है, समेशन i1 to n, ये आपका 4/5 है, समेशन i1 to n xi1 xi2 प्लस समेशन i1 to n xi2 स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आप ज़रा इस तरीके से लिख लीजिए। सबसे पहला काम तो समेशन को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो समेशन को बाहर लेंगे, यहाँ पे 5 भी है नीचे, और 1/5 को भी बाहर ले लेंगे। तो आपके पास बचेगा कितना समेशन में, xi1 स्क्वायर प्लस 4 xi1 xi2 प्लस xi2 4 xi2 स्क्वायर। अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक, इसको आप लिख दीजिए xi1 प्लस 2 xi2 का होल स्क्वायर। और इस पूरी जो टर्म है ना, इसको हम कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिए wi। ठीक है, अब wi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो xi1 और xi2 दोनों के दोनों कैसे हैं, आपके स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो जो wi है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। तो wi जो है वो फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट 0, लेकिन इसका जो वेरिएंस है वो बदल जाएगा। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ xi1 प्लस 4 इंटू वेरिएंस ऑफ xi2, और दोनों का वेरिएंस 1 है, तो 4 + 1 5। तो wi का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉर्मल 0 5। ठीक, तो आपके पास फाइनली 1/5 समेशन i1 to n wi स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं समेशन i1 to n wi माइनस 0 अपॉन √5 होल स्क्वायर। क्या चीज़ बनी है, ये आपका बना काई स्क्वायर n वेरिएट। तो फाइनली जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आएगा इस u का, वो क्या बनता है, काई स्क्वायर n वेरिएट बनता है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब हम बढ़ेंगे एक रिज़ल्ट की तरफ। देखिए, अब हम जिस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे वो आपसे क्या कहता है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है आपका, नॉर्मल म्यू सिग्मा, और आपको प्रूव करना है कि जो x बार है वो नॉर्मल p म्यू सिग्मा बाई n है, और जो a होता है आपका, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है समेशन i1 to n - 1 zi ट्रांसपोज वेयर zi फॉलोज नॉर्मल p 0 सिग्मा, और ऑल्सो x बार एंड a बाई n आर इंडिपेंडेंट। तो इस पार्ट को मैं प्रूव नहीं करूँगी क्योंकि हम बहुत बार पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बेसिक, जो a है, इसको हम कैसे इसके इक्वल लेकर आएँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे जो यूज़ होगी वो होगी आपकी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म आपके पास क्या है, b11 b12 b1n, उसके बाद b21 bn1 b22, उसके बाद b2n, उसके बाद bn-1 1 bn-1 2, और लास्ट में bn-1 n। और इस मैट्रिक्स की जो लास्ट रो होगी वो आपके पास होगी 1/√n 1/√n एंड 1/√n। तो हर एक रो को मैं यहाँ पे ये फर्स्ट रो 1 के नाम से डाल देती हूँ, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये आपकी n-1th रो, और ये लास्ट में nth रो।
तो ये कैसी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या कि जो रोज़ होती हैं और कॉलम्स भी दोनों के दोनों ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब यानी अगर मैं पर्टिकुलरली इस रो को चूज़ करूं और रैंडमली इस रो को चूज़ कर लूँ, मान लो, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है आपस में, मतलब B11 का Bn-1 से, B12 का इससे, B1 को, वो ज़ीरो होता है। और इस वेक्टर को अगर मैं R1 लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अगर मैं कॉलम वेक्टर, इसको R1 एक कॉलम वेक्टर है एक तरीके से, ठीक है, R1 एक कॉलम वेक्टर है ऐसे, B11, B12, B1n, ठीक है। तो अगर आप R1 को एक रो की तरह ही देखना चाहते हो तब तो आप लिख सकते हो कि R1 इंटू R1 ट्रांसपोज जो होता है वो ज़ीरो होता है, और सॉरी ज़ीरो नहीं, 1 होता है, मतलब खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और आई लिखो यहाँ पे फिर, है ना, और RI और RJ इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। किसी भी रो का दूसरी रो के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो यही इस तरीके की ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है, वो हमने फॉर्म की है। उसके बाद हमने जेड आइज़ को डिफ़ाइन करना है। जेड आइज़ क्या हैं आपके? देखो, जेड आई इक्वल्स टू समेशन आई 1 जे लिख लो यहाँ पे, समेशन जे 1 to n Bij एक्स जे हमने, मतलब, और फॉर ऑल I 1 to n-1। तो आपके पास I से लेके n-1 तक, मतलब n-1th रो तक के लिए आपका जो Zi होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये कन्फ्यूज़न मत आइए कि क्या चीज़ लिखी गई है। एक्चुअली पता है हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमने ये वाले वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। उस लीनियर कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? किसी एक पूरी रो के एलिमेंट्स, ठीक। तो आप खुद ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? Bi1, Bi2, Bi3। अब आप अपने मैट्रिक्स को देखो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, Bi1, Bi2, Bin। तो कुछ नहीं हुआ है, बस Zi क्या है कि उसने आयत रो को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आयत बी मैट्रिक्स की आयत रो को इस्तेमाल करते हुए और एक्स जे वेक्टर्स जो वेक्टर्स हैं उन सब का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है। और Zi की जगह n रख दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/√n है तो 1/√n बाहर आ जाएगा, समेशन J1 to n एक्स जे। और ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है समेशन, आपके पास होता है n x बार, और नीचे √n है तो वो कट जाएगा, तो √n x बार। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जो a है, ठीक है, उसको हम Zi ट्रांसपोज n-1 तक इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले जो a आपको यहाँ दिया हुआ है, ये वाला जो a है, इसकी एक दूसरी फॉर्म हम इस ब्रैकेट, इस ट्रांसपोज को अंदर लाके फिर मल्टीप्लाई करके फिर समेशन को अंदर ले जाके बना सकते हैं। ये इतना सा टास्क आपको यहाँ खुद करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ करना है समेशन I1 to n xi माइनस एक्स बार और xi माइनस एक्स बार ट्रांसपोज। सॉरी, इसको मैंने इसी तरीके से लिख दिया। इसको आप दूसरे तरीके से आपको लिखना है। वो दूसरा तरीका क्या है? xi ट्रांसपोज माइनस n
एक्स बार और एक्स बार ट्रांसपोज। इसका प्रूफ मैं पहले करवा चुकी हूँ क्योंकि कि भाई कैसे ये फॉर्म आती है। तो सबसे पहली बात एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, जेड एन ट्रांसपोज अगर मैं करूँ, ठीक है, तो क्या होता है, रूट एन एक्स बार और रूट एन एक्स बार का ट्रांसपोज। तो रूट एन और रूट एन तो मल्टीप्लाई होकर एन बन जाएंगे, यहाँ आएगा एन एक्स बार और एक्स बार का ट्रांसपोज। तो मतलब समेशन आई 1 to n एक्स आई ट्रांसपोज, इसको तो आप इतने से पार्ट को आप लिख सकते हो जेड एन ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा मामला चेंज होता है। देखो, जिस तरीके से आपने इसको जेड आइज़ की फॉर्म में लिखा, उसी तरीके से आप समेशन एक्स आई ट्रांसपोज को भी जेड आइज़ की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो देखो, समेशन आई 1 to n जेड आई ट्रांसपोज आपने लिया, ठीक। जेड आइज़ क्या हैं आप खुद सोचो, जेड आइज़ हैं आपके समेशन जे, मतलब जे नहीं लिखेंगे अब, यहाँ कोई और नोटेशन डालते हैं, के 1 to n बी आई के एक्स के, और दूसरा क्या है आपके पास, समेशन कोई दूसरी टर्म लिखते हैं, एल 1 to n बी आई एल एक्स एल। अब मैं इस टर्म को किस तरीके से एक्सपेंड करूं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लूँ, a1x1 प्लस a2x2, मैं वेक्टर्स यहाँ नहीं लगा रही हूँ बार बार क्योंकि रफ वर्क है ये, और यहाँ पे b1x1 और b2x2, इसका जो एक्सपेंशन क्या होगा, a1 b1 x1, चलो लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर्स का मामला है ना। तो ट्रांसपोज अगर यहाँ होगा तो ये ट्रांसपोज यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, तो x1 ट्रांसपोज a1 b2 x1 x2 ट्रांसपोज, और आपका a2 b1 x2 x1 ट्रांसपोज, और फाइनली a2 b2 x2 x2 ट्रांसपोज, है कि नहीं। उसके बाद आपने देखिए क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दूं, समेशन के एंड एल गोज़ फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि एन आपने 2 लिया है ना, तो के एल गोज़ फ्रॉम 1 to 2 ए के बी एल एक्स के एक्स एल ट्रांसपोज। तो क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो हमें कहना चाहिए है। कैसे, आप खुद खोल के देख लो। देखो इसका यहाँ पे जब हम l इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to 2 और a के b1 x के x1 ट्रांसपोज, और जब k को 2 रखें, सॉरी l को 2 रखेंगे तो आएगा x के x2 ट्रांसपोज। अब इस एक्सप्रेशन में जब आप k इक्वल्स टू 1 रखते हो तो आता है a1 b1 x1 x1 ट्रांसपोज, ये वाली टर्म आती है, और फिर 2 रखते हो तो a2 b1 x2 x2 ट्रांसपोज आता है। इसी तरीके से इसमें रखते हो तो ये आता है, 1 रखते हो तो, और 2 रखते हो तो ये वाली टर्म आती है। मतलब ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये वाली जो टर्म जिसको मैं लिख सकती हूँ समेशन के एंड एल गोज़ फ्रॉम 1 to 2 समेशन, एक तरीके से रुको, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, समेशन k इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to 2 a k
एक्स के, ठीक है। और प्रोडक्ट में आपका क्या है, समेशन एल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 बी एल एक्स एल का ट्रांसपोज, यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है तो इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है केवल 2 की जगह n रख के। तो वही काम हमको करना है, हमको यहाँ पे लिखना है समेशन i1 to n, और आपके पास कितना बचा, समेशन k एंड l गोइंग फ्रॉम 1 to n बी आई के और बी आई एल, और इसको एक्स के और एक्स एल इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्सएल ट्रांसपोज सॉरी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज अंदर आएगा ना इसी वजह से, तो यहाँ पे ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आप क्या करें, इस के और एल वाले समेशन को तो बाहर कर दें, और जो आई वाला समेशन है उसको आप अंदर लेके जाएं। तो आपके पास आया बी आई के बी आई एल और एक्स के एक्स एल का ट्रांसपोज। अब जल्दी से सोचें कि ये जो प्रोडक्ट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ये क्या चीज़ बना रहा है, ये चीज़ बना रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ आर के और आर एल ट्रांसपोज, मतलब केएथ रो और एलएथ, जो केएथ रो और एलएथ रो के डॉट प्रोडक्ट को ये शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको इतना तो, अगर ये दोनों के और एल सेम नहीं है तब तो ये ज़ीरो ही है, ठीक है। तब तो मतलब इस जेड आई ट्रांसपोज के करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे के और एल दोनों की दोनों जो रो हैं वो हमको डिफरेंट ही लेनी है, ठीक। तो डिफरेंट अगर हम लेंगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक। और 1 आएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन के 1 to n। अब l को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि l k के बराबर ही है, और ये तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि सेम रो के बीच में फिर डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, और एक्स के ट्रांसपोज। अब चाहे k की जगह i लिखो चाहे कुछ भी लिखो, तो i लिख सकते हैं i1 to n xi ट्रांसपोज। सो फाइनली हम a को क्या लिख सकते हैं, हम a को लिख सकते हैं, यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे ZI ट्रांसपोज से, समेशन ZI ट्रांसपोज से। अब आप खुद सोचो कि जब आप एक सीरीज़ है जिसमें से आप ZI ट्रांसपोज n तक आप उसका सम ले रहे हो और आपने आखिरी टर्म को माइनस कर दिया तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास फाइनली जो a बचेगा ना वो आपके पास आएगा समेशन i1 to n - 1 ZI ट्रांसपोज, ZI ट्रांसपोज। तो आपने ये तो प्रूव कर दिया अपनी थ्योरम में कि जो a है वो आपका इसके बराबर है, मतलब जो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा। अब प्रूव ये करना है कि ZI और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा और x बार और a/n इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट भी प्रूव हो गए, आप खुद देखो Zn x बार जो है उसको तो आप क्या लिख सकते हो, Zn/√n ऐसे लिख सकते हो ना x बार को, और a को आप क्या लिख सकते थे, समेशन i(n-1) ZI ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कौन कौन से रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, Z1 से लेके Zn-1 तक, और यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, केवल Zn का। दोनों में अलग अलग रैंडम वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। और अभी हम आगे ये भी प्रूव करेंगे कि जितने भी ZIs हैं उनका जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, मल्टीवेरिएट नॉर्मल को, और उसके अलावा सारे के सारे ZIs इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो उस चीज़ को कैसे प्रूव करें, देखिए सबसे पहले
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई निकालिए। ठीक है, यहाँ पे हम आई यूज़ कौन सा कर रहे हैं, जब आई 1 to n-1 तक हो। ठीक है, केवल n-1 तक के आईज़ के लिए जितने जेड आई हैं उसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो जेड आई को लिखिए, यहाँ पे क्या होता है समेशन j 1 to n bij और आपका हो गया एक्स जे। ठीक है, ये आपका वेक्टर हो गया। तो ये तो कांस्टेंट पार्ट है, वेक्टर अंदर चला जाएगा, आपके पास आएगा समेशन i 1 to n bij और यहाँ पे एक्स जे का जो मीन है, पॉपुलेशन मीन, वो कितना होगा, म्यू हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि जो बी एन जे की वैल्यू है वो आपके पास है 1/√n। तो आप यहाँ पे क्या करें, बी आई जे और बी एन जे इंटू √n, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी जो वैल्यू थी वो 1 थी, म्यू आ गया। अब √n और म्यू मतलब जो इतना सा पार्ट है इसका तो आई से कोई लेना देना नहीं है, तो बचा केवल ये। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, सिंस आप जितने आई ले रहे हैं वो n-1 तक ले रहे हैं, यहाँ पे मुझे लिखना भी चाहिए कि जो आई है वो आपके n-1 तक ही जा सकता है। सॉरी, ये जे आएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो आई आप ले रहे हैं वो आपका n-1 तक जा रहा है और जो जे है वो आपका n तक जा सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट क्या है, आपकी किसी भी आर आई रो जो आई 1 to n-1 तक जा रहा हो और nth रो जिसमें i इक्वल्स टू n हो, इन दो रोज़ के डॉट प्रोडक्ट को ये शो करता है। और सिंस ऑर्थो नॉर्मल जो है रोज़ हैं, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आई आएगी वो आपके पास 0 आएगी। फिर हम फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ जेड आई। अभी केवल यही चल रहा है, आई जो है n-1 तक ही चल रहा है। तो वेरिएंस ऑफ जेड आई जो है वो आपके पास आ जाएगा, सिंस सारे के सारे एक्स जे इंडिपेंडेंट हैं, तो समेशन j1 to n bij स्क्वायर और सिग्मा। ठीक, अब इसमें तो आप खुद ही समझ रहे हो, रो का खुद की अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट है तो 1 आएगा, तो वो आपके पास आ गया सिग्मा। तो यानी एक तरीके से आपको ये पता चला कि जेड आई फॉलो नॉर्मल पी 0 सिग्मा फॉर ऑल आई 1 to n। अब कोवेरियंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे कोवेरियंस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोवेरियंस ऑफ जेड आई एंड जेड के। तो जेड आई की वैल्यू है आपके पास समेशन j1 to n bij एक्स जे, और z के आपके पास क्या होगा, समेशन j1 to n bik एक्स जे। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे i और k तो सेम नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर i और k सेम होते तो वो तो वेरिएंस ऑफ जेड आई के बराबर हो जाता सिग्मा। तो यहाँ पर i आपका k के बराबर नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू j की मैंने यहाँ उठाई वो मैंने यहाँ नहीं उठाई, ठीक है, तब तो यहाँ पे जो एक्स जे और यहाँ पे कुछ और एक्स के लूँगी तो उसका कोवेरियंस तो 0 ही आना है, क्योंकि दो अलग अलग आपके पास मल्टीवेरिएट नॉर्मल रैंडम वेक्टर हैं। लेकिन अगर मैंने सेम वैल्यू उठाई है यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी जो एक्स जे मैंने लिया है वो ही एक्स जे मैंने यहाँ लिया है, तो आपका कोवेरियंस किस तरीके से चेंज हो जाता है, तब आपका कोवेरियंस चेंज होता है समेशन j1 to n, जो j मैंने यहाँ लिया है वही j यहाँ पर आएगा, तो bij bkj और आपका जो कोवेरियंस ऑफ एक्स जे कितना हो जाता है सिग्मा।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंस आपकी आई इक्वल नॉट इक्वल्स टू के है, इसका मतलब दो अलग अलग रोज़ का डॉट प्रोडक्ट है, तो वो आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से जो जेड आइज़ हैं वो आपके 0 से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा है, कोवेरिएंस है वो 0 है। जेड का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ निकालना। जेड के लिए मैं बस इतना हिंट देती हूँ कि जेड है वो फॉलो करेगा आपका नॉर्मल पी रूट एन म्यू और सिग्मा, और आपको ये पता है कि जेड जो है वो आपका रूट एन एक्स बार है। बस इतना हिंट से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे इस रिज़ल्ट में तो सारी चीज़ें प्रूव हो गई जो हमको चाहिए थी। अब इन सारे रामायण महाभारत का कंक्लूज़न क्या है, इसको हमने यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि हमारा जो ये ए है ये किस तरीके से आपके विशार्ट Pn-1 सिग्मा को फॉलो करता है। तो ये जो हमारा ख़तरनाक रिज़ल्ट है, इसी को जानने के लिए हमने इतनी सारी रामायण की थी। कैसे फॉलो कर गया आप खुद सोचिए। आपने प्रूव किया कि जो ए है वो समेशन I1 to n-1 ZI ट्रांसपोज के बराबर होता है, जहाँ हर एक ZI है वो नॉर्मल P0 सिग्मा को फॉलो कर रहा है और सारे के सारे ZIs इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर इस वीडियो में आपने जो विशार्ट की डेफिनेशन पढ़ी है तो उस अकॉर्डिंग तो आपका जो ये वाला है टर्म, ये विशार्ट Pn-1 सिग्मा को फॉलो करेगी, और इस चूँकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके बराबर है तो ऑफ कोर्स ये भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। इतनी रामायण करने का सिर्फ यही मतलब था कि हम इस ए को प्रूव करना चाह रहे थे कि ये Pn-1 सिग्मा को फॉलो करता है। गाइस, दिस वीडियो रियली टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट। अभी भी मैं सच बताऊं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, अभी भी विशार्ट के बारे में बताना, अभी बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हॉटलिंग टी स्क्वायर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट, एंड प्लीज़ अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।